फाइनली दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ 19 नवंबर से खुलने वाला है। बट अब दोस्तों इस आईपीओ में पहले वाली बात नहीं रही है जिसका आपको और हमको काफी बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, हम सबने सोचा था कि ये एक सरकारी कंपनी है, ऊपर से रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, जिसमें हमारा पैसा वार एनर्जी एंड प्रीमायर एनर्जी जैसा डबल हो सकता है। बट अब दोस्तों इस आईपीओ में वो वाली बात नहीं रही है, क्योंकि इस आईपीओ में दोस्तों कोई भी हमें तगड़ी लिस्टिंग गेन्स देखने को नहीं मिलेगा। एंड उसका मेजर कारण दोस्तों हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड दोस्तों इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है। यानी मैं आपको दोस्तों इसका लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि इसमें हमें रेगुलर कोटा में एंड शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है वो एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है। यानी दोस्तों जो एनटीपीसी पहले से लिस्टेड है ये उस कंपनी की सब्सिडरी है जो अभी ही साल 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी देखा जाए तो इस कंपनी को मार्केट में आए हुए अभी फिलहाल 2 साल ही हो रहा है। तो अगर बात करें ये कंपनी काम क्या करती है तो दोस्तों ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी एंड पावर जनरेशन में इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पीएसयू कंपनी है। यानी दोस्तों ये एक भारत सरकार की कंपनी है जो विंड एंड सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। एंड फिलहाल दोस्तों इस कंपनी का टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3300 मेगावाट का है, जिसमें से 3200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड 100 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट 6 स्टेट में फैला हुआ है। एंड इनके अलावा दोस्तों इस कंपनी जो टोटल पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट 17000 मेगावाट का है, जिसमें से 3300 मेगावाट का तो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया है एंड 14000 मेगावाट का कंट्रैक्टेड एंड अवार्डेड प्रोजेक्ट है। एंड इसके अलावा भी दोस्तों इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 9000 करोड़ का पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। यानी अगर इन सबको ऐड किया जाए तो इसकी टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 27000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छा है, जो इसने केवल 2 साल में ही अचीव किया है। यानी दोस्तों अभी हाल ही में इसी की जैसी एक सिमिलर कंपनी लिस्ट हुई है एक्मे सोलर, जो कई वर्षों से मार्केट में बनी हुई है। बट ये कंपनी 2 साल के ही अंदर ये काफी अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर चुकी है। एंड ये भी याद रहे ये एक पीएसयू कंपनी है एंड एक्मे सोलर प्राइवेट कंपनी है, तो जितना भी गवर्नमेंट का कंट्रैक्ट होता है इस कंपनी को बहुत ज्यादा मिलने का चांस रहता है। तो आई होप दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो फैक्ट कि दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल तो काफी अच्छा है, क्योंकि अगर 2023 से 24 के बीच में ही देखा जाए तो इसके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 1000% का गेन एंड प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 100% का गेन देखने को हमें मिला है। यानी 1 साल के अंदर ही दोस्तों ये कंपनी काफी अच्छा खासा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट कर पाई है। एंड अभी अगर FY25 के अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में ही ये कंपनी अभी तक फिलहाल 175 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। यानी देखा जाए तो इस हिसाब से इस ईयर में ये कंपनी ऑलमोस्ट 700 करोड़ से 800 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छा है। बट इसके फंडामेंटल में दोस्तों एक कंसर्न की बात है कि इस कंपनी के ऊपर लोन भी काफी ज्यादा है। यानी इस कंपनी के ऊपर अभी तक फिलहाल ऑलमोस्ट 17000 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है। बट देखा जाए तो इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी जो भी 10000 करोड़ का फ्रेश इशू जुटाएगी उससे ये अपना सारा का सारा लोन चुकाने के लिए यूज करेगी, जो इस आईपीओ के लिए काफी अच्छी बात है कि ये कंपनी अपना पैसा काफी अच्छा जगह यूज करेगी, जिसकी वजह से इस आईपीओ के बाद इस कंपनी के ऊपर काफी कम लोन रह जाएगा, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। यानी दोस्तों ओवरऑल फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी काफी अच्छी है। वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करें इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में तो फिलहाल दोस्तों मार्केट में इसी की जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है। बट अगर हम उन सभी कंपनी में कुछ सिलेक्टेड कंपनी के बारे में बात करें तो इसी की जैसी सिमिलर कंपनी आपको अडानी ग्रीन मिल जाएगी एंड दूसरी रिन्यू एनर्जी ग्लोबल मिल जाएगी। हालांकि ये तो स्टॉक्स इंडिया के नहीं यूएसए के हैं, बट ये भी कंपनी सेम सेक्टर से बिलोंग करती है। तो अगर हम यहाँ पे इन तीनों कंपनी को पी वाइज कंपेयर करें तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी एंड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो पी रेशियो रखा गया है वो ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। यानी इन दोनों का पी रेशियो 259 के आसपास है, जो देखा जाए तो इसके इंडस्ट्री के मुकाबले एंड इसके पीर के मुकाबले काफी हाई है। एंड यही दोस्तों इस आईपीओ में हमारा लिस्टिंग ना मिलने का एक मेजर कारण है कि इसका जो वैल्यूएशन रखा गया है वो काफी हाई रखा गया है। यानी दोस्तों इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स को कुछ खास पैसा बनाने का मौका नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से जो हम इस आईपीओ से उम्मीद लगाए थे वो हमारा उम्मीद अब नाकाम होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अडानी ग्रीन एनर्जी के इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ नेट एसेट वैल्यू के मुकाबले ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है, बट इसका वैल्यूएशन अडानी ग्रीन एनर्जी के आसपास रखा गया है। इसीलिए दोस्तों इस आईपीओ से हमने जो भी उम्मीद लगाया था वो अब हमारा उम्मीद नाकाम होते हुए नजर आ रहा है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ डिटेल के बारे में। तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 19 से 22 नवंबर तक खुला रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 102 रुपए से लेकर 108 रुपए पर शेयर रखा गया है। एंड बात दोस्तों इसके टोटल इशू साइज का करें तो इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होगा। यानी इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी पैसा जुटाएगी वो पूरा का पूरा कंपनी अपने लोन को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी
जो इस आईपीओ के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं 10 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 138 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,904 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों अगर इसके कोटा का करें तो इस आईपीओ में भी रिटेल को 10% का ही कोटा दिया गया है। यानी देखा जाए दोस्तों तो एक तो इस आईपीओ का ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी ज्यादा रखा गया है एंड दूसरे में इसका रिटेल का कोटा भी 10% का रखा गया है, जो रिटेल के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बट इसमें दोस्तों 10% का जो कोटा है वो शेयर होल्डर कोटा के लिए भी रखा गया है। तो जिनके पास एनटीपीसी का शेयर पड़ा हुआ है वो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड रेगुलर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अभी हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको कैसे रेगुलर कोटा में अप्लाई करना है एंड कैसे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है। वहीं बात करें दोस्तों इस आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में, तो इसका अलॉटमेंट हमें 25 नवंबर एंड लिस्टिंग इसका हमें 27 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही इस आईपीओ के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखिए फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 5% का आसपास तक डिमांड बना हुआ है। तो हमें 5% के जीएमपी पे तो दोस्तों बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए केवल अप्लाई करना है तो जब तक इसका जीएमपी में डिमांड 20% से ऊपर ना जाए तब तक आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई नहीं करना है। एंड दोस्तों अगर आप इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी का अपडेट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको हर सुबह डेली लेटेस्ट जीएमपी का अपडेट भी देखने को मिल जाता है। सो लेटेस्ट जीएमपी के अपडेट के लिए मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। सो याद रहे दोस्तों कि अगर इसके जीएमपी में 20% के ऊपर डिमांड हो तभी आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी है, अदरवाइज लिस्टिंग गेन्स के लिए इसको अवॉइड कर देनी है। बट वहीं बात करें दोस्तों कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू ये जो आईपीओ है वो टोटली लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रहेगा। यानी देखा जाए दोस्तों तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो एनटीपीसी है एंड एनटीपीसी हमें पास्ट में काफी अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दी है। एंड देखा जाए तो ये जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी वो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, जिसका डिमांड हमें आगे काफी बना रहेगा। एंड कंपनी 2 साल में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू भी जनरेट कर पाई है। सो उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही ग्रोथ हमें दिखाती रहेगी। एंड जैसे कि दोस्तों वीडियो के शुरू में ही बात हुआ था कि इस कंपनी के पास काफी अच्छा खासा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो मेरे हिसाब से ये कंपनी बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है जिसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए। बट अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके रेगुलर जीएमपी को देखते हुए इस आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स एंड कौन कौन इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दोस्तों अगर आपके पास भी एनटीपीसी का शेयर है तो कौन कौन इसमें शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करने वाला है एंड कौन कौन रेगुलर कोटा में अप्लाई करने वाला है वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें इसमें शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करनी है। तो दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जिंका लॉजिस्टिक का आईपीओ जो है वो खुला हुआ है। तो हम इसमें समझेंगे कि हमें किसी भी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट कॉर्नर में रेगुलर का ऑप्शन। तो जैसे ही आप यहाँ पे रेगुलर के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो उसके बाद से यहाँ पे तो आपको 3 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रेगुलर, एम्प्लॉय एंड एचएनआई। एंड अगर दोस्तों इस आईपीओ में भी शेयर होल्डर कोटा होता तो आपको जो शेयर होल्डर का कोटा का ऑप्शन है यहाँ पे ही देखने को मिल जाता। तो सेम आप रेगुलर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड दोबारा से यहीं पे आके शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो याद रहे दोस्तों इस आईपीओ में आप एक ही डीमेट अकाउंट से 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, एक बार रेगुलर कैटेगरी में एंड दूसरी बार शेयर होल्डर कैटेगरी में। तो अगर दोस्तों 11 नवंबर के पहले तक एनटीपीसी का शेयर आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है तब जाके आप एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है वो 12 नवंबर को रखा गया है। यानी 12 नवंबर के पहले तक अगर आपके डीमेट अकाउंट में एनटीपीसी का एक भी शेयर होगा तभी आप एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सो अगर आपके पास किसी भी डीमेट अकाउंट में 12 नवंबर के पहले तक एनटीपीसी का शेयर पड़ा हुआ है तो आप किसी भी डीमेट अकाउंट से इस आईपीओ में आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सो कौन कौन दोस्तों इस आईपीओ में रेगुलर कोटा में अप्लाई करने वाला है एंड कौन कौन इसके शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करने वाला है वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है इसके शेयर होल्डर कोटा के रिगार्डिंग तो वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछे। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे कमेंट करके हमें पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का हम 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।